तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को लिखना नहीं पड़े, ठीक है, लिखने से बचना है। और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में बीटीएससी 10,709 एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है, ठीक है, उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। इस पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को 4,000 प्लस क्वेश्चन, और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ, ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है, ठीक है। और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले। तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है, ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए, और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा, और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी पीडीएफ लेंगे केवल वही रहेंगे, और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा, ठीक है। जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है। तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निषेचित डिंब का अंतरकाशी आरोपण कहाँ होता है, यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है ना, सभी लोग इसका आंसर देंगे। अगर किन्हीं को भी आंसर पता है तो वो लोग अपना आंसर ज़रूर देंगे, ज़रूर हमें बताएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन हम ये बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए निषेचित डिंब, डिंब का मतलब यहाँ से क्या है, एग से मतलब है, ठीक है। डिंब मतलब एग यानी अंड, ठीक है, फीमेल अंड जो होता है, तो वो जब निषेचित हो जाता है, निषेचित कब होगा, जब अंड और स्पर्म जब मिलेंगे तब जाकर वो निषेचित अंड हो जाएगा, यानी फर्टिलाइज्ड एग कहलाएगा, ठीक है। तो वो जब निषेचित हो जाएगा, निषेचन कहाँ होता है, तो चलिए आप लोग को इस क्वेश्चन को ना फिगर में ही समझा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग कमेंट बंद कर दीजिए और यहाँ पे फोकस करिए, सब लोग फोकस करिए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सबका ध्यान होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये है क्या, अंडाशय यानी कि ओवरी हो गया, और ये फैलोपियन ट्यूब है, और ये यूट्रस है, ठीक है।
यूट्रस के नीचे क्या होता है, सर्विक्स रहता है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद ये वेजाइना होता है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ से एग ये अंडाशय से रिलीज होता है और ये एग जो है आता है यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में ही एग और स्पर्म जाकर मिलते हैं, तब जाकर निषेचन हो जाता है। लेकिन जब ये निषेचन हो जाता है उसके बाद ये जब भ्रूण बनने के लिए कहाँ पे आता है, यूट्रस में आता है, ठीक है। कब, तो यही पूछ रहा है कि आखिर ये यूट्रस कब आता है, ठीक है। ये हम लोग को बताना है कि आखिर कब आता है। ये बात आप लोग को समझ में आई कि नहीं, जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए, ठीक है, एक और बार और बता देते हैं। देखिए, ये हो गया अंडाशय यानी ओवरी। ओवरी में बहुत सारा अंड रहता है, लेकिन हर मंथ जो है एक एक अंड रिलीज होता है। एक मंथ अगर इधर से रिलीज हो गया तो अगले मंथ इधर से, ठीक है। दोनों में एक बार अंड रिलीज एक ही साथ नहीं होता है, एक एक मंथ गैप करके। तो मान लीजिए यहाँ से अंड निकला और फैलोपियन ट्यूब में गया और स्पर्म यहाँ से आकर यहाँ पे मिल गया, फ्यूजन कर गया दोनों, यानी संलयन हो गया। तो संलयन होने के बाद अब ये क्या बनेगा, अब ये जाइगोट बनेगा। उसके इस जाइगोट यानी कि युग्मनज, उसके बाद क्या बनेगा, ये बनेगा भ्रूण। भ्रूण बनेगा, लेकिन उससे पहले ये फैलोपियन ट्यूब में ही तो नहीं रहेगा, ये जो है अपना स्थान चेंज करेगा, ठीक है। तो ये फैलोपियन ट्यूब में निषेचन तो होता है, लेकिन भ्रूण का विकास यूट्रस में होता है। तो यही पूछ रहा है कि जब ये अंड और स्पर्म मिल जाते हैं तो जाइगोट बन जाते हैं, तो ये कब जो है ये यूट्रस में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 5वां दिन, ऑप्शन नंबर सेकंड है 11वां दिन। बहुत लोग का आंसर सही भी आ रहा है, बहुत लोग का गलत भी आ रहा है। तो आप लोग कमेंट बंद कीजिए और यहाँ पे ध्यान दीजिए हम आंसर क्या बता रहे हैं, ठीक है। 20वां दिन और दूसरे दिन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11वां दिन, ठीक है। 11वां दिन जो है वो निषेचित अंड क्या हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब से वो यूट्रस में जाकर इम्प्लांट हो जाएगा, यानी कि आरोपण हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखिए दिया हुआ है आरोपण, तो वही बोल रहा है कि आरोपण हो जाएगा, ठीक है। इतना चीज़ आप लोग याद रखेंगे। देखिए, यहाँ पे तो दिया हुआ है कि 11वां दिन, लेकिन अगर आप लोगों को मतलब अप्रॉक्स में देगा तो अप्रॉक्स में 7 से 10 दिन भी कहीं कहीं देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखिए बहुत दूर दूर ऑप्शन है, तो इसलिए यहाँ पे 11वां दिन आंसर हो गया था। लेकिन ऐसे 7 से 10 दिन, यानी देखिए किसी भी चीज़ का तो फिक्स डेट नहीं ना होता है, किसी का एक दिन आगे भी होता है, एक दिन पीछे ही होता है, ठीक है। ये सबके लिए अलग अलग होता है। तो वही 7 से 10 दिन के बीच में वो जाकर यूट्रस में, यानी कि यूट्रस का हिंदी क्या होता है, गर्भाशय, ठीक है। गर्भाशय में जाकर आरोपण हो जाता है, यानी कि इम्प्लांटेशन हो जाता है, ठीक है। चलिए, आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। अगला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग देंगे आंसर कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं। देखिए, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन को सबसे पहले बहुत अच्छा से पढ़ना है। अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, 1-2 बार अगर क्वेश्चन को आप लोग एफर्ट लगा के पढ़िएगा, और ऑप्शन यहाँ पे दिया रहता है, तो उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप लोग, बहुत ऐसा क्वेश्चन रहता है कि आप लोग उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग उसका आंसर दे सकती हैं। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। परिपक्व अप्रा में रक्त का आयतन लगभग होता है। देखिए, यहाँ पे परिपक्व अप्रा, अप्रा का हिंदी क्या होता है, अप्रा का हिंदी इंग्लिश, अप्रा का इंग्लिश क्या होता है, प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा को ही बोल रहा है कि जब प्लेसेंटा मैच्योर हो जाता है तो उसमें रक्त का आयतन कितना होता है। रक्त का आयतन पूछ रहा है कि कितना होता है जब प्लेसेंटा क्या होता है, मैच्योर हो जाता है। तो देखिए, बात करते हैं आखिर प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा का कार्य क्या होता है। चलिए, आप लोग को फिगर में दिखाते हैं प्लेसेंटा को।
देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये रहा बेबी और ये रहा प्लेसेंटा, और ये एम्बिलिकल कॉर्ड से बेबी जुड़ा हुआ है। तो यही है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा आखिर जो है वो कब बनना स्टार्ट हो जाता है, सबसे बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको नोट भी कर सकती हैं कि प्लेसेंटा कब से बनना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, प्लेसेंटा जो है वो 12 सप्ताह तक बन जाती है, ठीक है। जब ये प्लेसेंटा 12 सप्ताह पे बन जाएगी ना, तब इस प्लेसेंटा से ये भ्रूण को पोषण मिलना स्टार्ट हो जाएगा। या पोषण हो या फिर ऑक्सीजन हो, ब्लड हो, किसी भी तरह का अगर कोई भी चीज़ माँ से अगर बच्चा में जाता है तो वो प्लेसेंटा के माध्यम से ही जाएगा, प्लेसेंटा से होते हुए, एम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए, और ये बच्चा में जाता है, इतना जान लीजिए, ठीक है। तो ये 12 सप्ताह तक बन जाता है। लेकिन अगर ये भी आप लोग के मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर 12 सप्ताह पर प्लेसेंटा बन रहा है तब इसको प्लेसेंटा से पोषण मिलेगा, लेकिन 12 सप्ताह से पहले कैसे इसको पोषण मिलता होगा, कैसे वृद्धि विकास करता होगा, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, प्लेसेंटा के बनने से पहले ना यॉक सेक एक होता है, यॉक सेक, ठीक है। इस यॉक सेक से बेबी को पोषण मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, जितनी भी चीज़ें हैं वो यॉक सेक से मिलता है, ठीक है, 12 सप्ताह से पहले, जब तक प्लेसेंटा नहीं बना रहता है तब तक। लेकिन जैसे ही प्लेसेंटा बन जाता है तो ये यॉक सेक जो होता है इसका तो काम ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए ये धीरे 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 गायब हो जाता है यॉक सेक, और उसके बाद सारा काम जो है वो प्लेसेंटा से ही होता है। प्लेसेंटा बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग को सभी पता है। इसी से जितना ज़्यादा हार्मोन होता है वो हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, प्लेसेंटा से ही तो रिलीज होता है, ठीक है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा कि प्लेसेंटा बनने से पहले बेबी को पोषण कहाँ से मिलता है, यॉक सेक से मिलता है, यॉक सेक से मिलता है, ठीक है। कहाँ से मिलेगा, यॉक सेक से। और ये 12 सप्ताह के बाद गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 12 सप्ताह के बाद उसके बाद प्लेसेंटा बन के तैयार हो जाएगा, उसके बाद प्लेसेंटा अपना पूरा काम स्टार्ट कर देता है। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया। तो देखिए, प्लेसेंटा तो बनता है 12 सप्ताह पर, लेकिन देखिए जैसे कि कोई बच्चा है, वो जन्म लिया, जन्म लेने के बाद क्या होता है, वो युवा अवस्था उसका आता है, बाल्य अवस्था आता है, बुढ़ापा अवस्था आता है, युवा अवस्था, ये सारा जो है प्रोसेस होता है। तो वैसे भी अपरा में भी ये सारा प्रोसेस होता है। तो वही बोल रहा है कि परिपक्व जब होता है, मैच्योर हो जाता है अपरा, तो उस समय रक्त का आयतन कब होता है, ये तो आप लोग नोट कर लीजिए। अपरा प्लेसेंटा, अपरा यानी प्लेसेंटा, ठीक है, ये 34 सप्ताह पे मैच्योर हो जाता है। तो सीधी सी बात ये है ना कि 34 सप्ताह पे रक्त का आयतन इसमें से कौन सा होगा, 500 ml होगा कि 150 ml कि 1000 ml कि 50 ml, इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, बहुत लोग का आंसर जो है सही भी आता है, गलत भी आता है। तो इतना ज़्यादा कमेंट इसमें आता है ना कि सबका नाम बोल पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए आप लोग को आंसर पता है तो आंसर दीजिए, हम कमेंट सबका देख रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 500 ml, ठीक है, 500 ml हो जाएगा 34 सप्ताह पे। ये भी एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर सकती हैं कि कितने सप्ताह पे रक्त का आयतन सबसे ज़्यादा होता है प्लेसेंटा में, वो उसका आंसर हो जाएगा 38 सप्ताह पे, ठीक है। इस चीज़ को भी आप लोग लिख सकती हैं, और वो होता है 1000 ml, ठीक है, क्या हो जाएगा 1000 ml, सबसे अधिकतम कितना होगा 1000 ml, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया कि नहीं, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसको जूम कर देते हैं। क्वेश्चन जब पढ़ लेंगे तब ऑप्शन को हम इसको भी जूम
कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग अब पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अब आ गया है 3। देखिए 3 में क्या बोल रहा है, एमनियोटिक द्रव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है यानी कि असत्य है, यानी कि गलत है। ठीक है, इसमें से कौन सा जो कथन है वो गलत है। देखिए परिपक्वता में यह लगभग 600 से 800 ml होता है। यह प्रकृति में क्षारीय होता है। विशिष्ट गुरुत्व लगभग 1.010 है। निकट अवधि में इसका रंग सुनहरा है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कथन गलत है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग आंसर दीजिए। सभी लोग इसका आंसर देंगे कि इसका जो है क्या राइट आंसर होने वाला है। सभी लोग का आंसर आना चाहिए। देखिए आप लोग कभी भी किसी का 100% आप लोग सही आंसर नहीं देते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो गया। तो चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसका रंग जो है सुनहरा नहीं होता है। देखिए एमनियोटिक द्रव का जो है वो उस कलर पे बहुत सारा, उस कलर को देखकर उसके हम चिन्ह को पता चल जाता है कि जो बच्चा के अंदर क्या क्या डिफ़िकल्टी है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर हम लोग बात करें कि इसका रंग सुनहरा नहीं होता है तो किस कलर का होता है। ठीक है, सभी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि किस कलर का होगा। तो ये एमनियोटिक द्रव का कलर कौन सा कलर होता है, हल्का पीला। ठीक है, आप लोग नोट भी कर सकती हैं कि हल्का पीला होता है। ठीक है, जिन लोगों को भी नहीं पता है कि एमनियोटिक द्रव का कलर कैसा होता है तो आप लोग इसको नोट भी कर सकती हैं। इसका कलर क्या हो जाएगा, हल्का पीला हो जाएगा। ठीक है, और अगर परिपक्वता यानी कि मैच्योर अवस्था में बात करें कि इसका जो है कितना द्रव होता है, तो देखिए चाहे आप लोग को एमनियोटिक द्रव बोले या फिर ब्लड बोले, सबका आयतन आप लोग यही याद रखिएगा। जो अभी पिछले बार बताए कि परिपक्व अवस्था में कितना ब्लड का आयतन था, सभी लोग कमेंट में बताइए तो परिपक्वता अवस्था में ब्लड का भी आयतन कितना बताए थे। सभी लोग बताएंगे क्योंकि तुरंत जस्ट अभी बताए हैं। ठीक है, सभी लोग का आंसर बिल्कुल सही है। 1000 ml या फिर 1 लीटर बोलिए या फिर 1000 ml बोलिए। ठीक है, तो वो 500 ml। ठीक है, यहाँ पे 500 ml हो जाएगा। और 1000 ml कब होगा, वो 36 सप्ताह पे होता है। ठीक है, सबसे अधिकतम अगर बात करें कि सबसे अधिकतम जो है एमनियोटिक द्रव कब होता है और कितना होता है, तो वो होता है 38 सप्ताह पे और 1 लीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर परिपक्वता में पूछे तो वो आप लोग बोलिएगा 500 ml। और परिपक्वता कब आती है, 34 वीक पे परिपक्वता आ जाती है। ठीक है, और इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा कि एमनियोटिक द्रव का प्रकृति कितनी होती है। तो इसकी प्रकृति कितनी होगी, क्षारीय है। तो देखिए 7 से अगर नीचे रहता तो वो अम्लीय होता। 7 पे क्या होता है, 7 पे उदासीन हो जाता है। और 7 से अधिक जिसका होता है ना pH वैल्यू, तो वो क्षारीय में आ जाता है। ठीक है, तो एमनियोटिक द्रव का प्रकृति अगर पूछेगा कि अम्लीय होता है, क्षारीय होता है कि उदासीन होता है, तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, क्षारीय प्रकृति हो जाएगी। और विशिष्ट गुरुत्व जो है 1.01, इसको इग्नोर कर देना है। इसको ये एग्जाम में विशिष्ट गुरुत्व नहीं पूछेगा। ठीक है, गुरुत्व मतलब क्या है, गुरुत्व एक प्रकार का बल है। ये भी जैसे गुरुत्वीय बल होता है ना, वैसे ही ये एक प्रकार का बल है। ये एग्जाम में नहीं पूछता है। ठीक है,
और इसका कलर क्या हो जाएगा, हल्का पीला कलर हो जाएगा। और एमनियोटिक द्रव में इस एक चीज़ आप लोग ये भी याद रखिएगा कि इसमें 99% पानी रहता है और 1% में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होता है। इसमें जो होता है ग्लूकोज, यूरिया, ये सारा कुछ जो है उसमें 1% में भरा रहता है। बाकी 99% जो होता है एमनियोटिक द्रव में, तो एमनियोटिक द्रव को, इसको एमनियोटिक फ्लूइड भी लिखता है, तो मतलब द्रव को फ्लूइड बोलते हैं इंग्लिश में, तो एमनियोटिक फ्लूइड भी लिखता है। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना, यानी एमनियोटिक द्रव जो होता है वो प्रत्येक 3 घंटा में चेंज होता है, यानी प्रत्येक 3 घंटा में नया नया बनता है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों का जैसे आरबीसी होता है 120 दिन पे क्या हो जाता है, वो टूट जाता है, और 120 दिन पर वो टूट जाएगा तो फिर नया आरबीसी बनता है ना। तो वैसे ही ये जो एमनियोटिक द्रव जो होता है प्रत्येक 3 घंटा पे नया एमनियोटिक द्रव बनता है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगर याद नहीं है तो इस चीज़ को भी आप लोग लिख लीजिएगा। इसको जूम कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि परिपक्वता के बाद एमनियोटिक द्रव का रंग कैसा होता है, ठीक है। यानी जब प्लेसेंटा जो होता है वो मैच्योर हो जाता है तब इसका रंग कैसे होता है। देखिए जैसे जैसे प्लेसेंटा मैच्योर होगा वैसे वैसे एमनियोटिक द्रव में भी मैच्योरिटी आएगी, यानी परिपक्वता आएगी। तो परिपक्वता के बाद जो होगा एमनियोटिक द्रव का रंग कैसा होता है, यही पूछ रहा है। इस ऑप्शन में से आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है। अभी हम पिछला क्वेश्चन में बताए थे कि इसका रंग कैसा होता है, तो उस चीज़ से भी आप लोग रिलेट कर सकती हैं और इसका आंसर बता सकती हैं। पिछला क्वेश्चन में हम क्या बताए थे कि इसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है, ठीक है, हल्का पीला होता है परिपक्वता के बाद एमनियोटिक द्रव का। देखिए बहुत लोग का क्वेश्चन आ रहा है एमनियोटिक द्रव कहाँ होता है। चलिए आप लोग को फिगर में दिखाते हैं। देखिए इस फिगर को देखिए, अभी आप लोग कमेंट पर बंद कर दीजिए और इस फिगर में आइए और समझिए। देखिए ये क्या है, ये चारों तरफ इसको जो ये आप लोग को ये दिख रहा है ना, ये झिल्ली, इसको फीटल सेक बोलते हैं, भ्रूणीय कोष, ठीक है, भ्रूणीय कोष। इस भ्रूणीय कोष को जो कोष में क्या रहता है, भ्रूण रहता है, प्लेसेंटा रहता है, एम्बिलिकल कॉर्ड रहता है, और इसी में जो आप लोगों को गैप दिख रहा है ना, ये वाला गैप, ये इसी में एमनियोटिक द्रव भरा रहता है। इसका कलर कैसा होता है, हल्का पीला कलर होता है, ठीक है। तो आखिर ये एमनियोटिक द्रव का काम क्या होता है, आप लोग समझ गए ना कि इसमें ये भरा रहता है, ठीक है। ये पूरा हो गया फीटल सेक यानी कि भ्रूणीय कोष, और इस भ्रूणीय कोष में ही ये सारा कुछ रहता है, भ्रूण रहता है, प्लेसेंटा रहता है, एमनियोटिक द्रव रहता है, और फिर क्या रहता है, ये एम्बिलिकल कॉर्ड रहता है, ठीक है। सारा चीज़ फीटल सेक में ही रहता है, यानी भ्रूणीय कोष में ही रहता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए इसका आखिर क्या काम क्या है। मान लीजिए सपोज दैट अगर इसमें द्रव नहीं भरा रहेगा, अगर द्रव नहीं भरा रहेगा तो क्या होगा, ये जो भ्रूणीय कोष है ना, ये क्या हो जाएगा, भ्रूण में आकर इसमें चिपक जाएगा, इसमें चिपक जाएगा, सारा चीज़ में क्या हो जाएगा, वो चिपक जाएगा। चूँकि द्रव जो नहीं रहेगा तो वो फैलाव कैसे होगा, जब इसमें कुछ भरा रहेगा तभी न। जैसे आप लोग एक कोई भी पॉलीथीन देखी होंगी, तो पॉलीथीन में अगर आप लोग कोई भी उसमें द्रव भर दीजिएगा तो वो पॉलीथीन जो होता है आपस में प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक आप लोग वो जो कैरी बैग होता है ब्लैक वाला उसको, ठीक है, तो उसमें आप लोग किसी भी चीज़ को आप लोग रख दीजिएगा, सपोज दैट पानी ही रख दीजिए, ठीक है।
तो जब उसमें कोई चीज़ अगर भरा रहेगा तब तक उसमें वो आपस में नहीं चिपकेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही उस चीज़ को आप लोग निकाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आप लोग देखी होंगी कि वो आपस में चिपक जाता है, ठीक है। ठीक वैसे ही ये एक प्रकार का बैग ही है, एक प्रकार का थैला ही है। इस थैला में एमनियोटिक द्रव, प्लेसेंटा, भ्रूण और अम्बिलिकल कॉर्ड ये सारा कुछ भरा रहता है। लेकिन अगर ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है यानी कि एमनियोटिक द्रव जो है, एमनियोटिक का देखिए हिंदी जो है वो उल भी लिखता है। इस चीज़ को आप लोग नोट कर सकते हैं, इसका हिंदी बहुत कम मिलता है। लेकिन एग्ज़ाम में होता ये है ना कि इंग्लिश में ही क्वेश्चन सेट होते रहता है, ठीक है। लेकिन उसको जो है गूगल से ट्रांसलेट कर देता है, तो कभी कभी उसको एग्ज़ाम में एमनियोटिक को उल्ब भी वो ट्रांसलेट कर देता है, तो एमनियोटिक को उल्ब भी लिखता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, एमनियोटिक को उल्ब भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो हम क्या बता रहे थे कि ये अगर इसमें से एमनियोटिक द्रव निकाल दिया जाएगा तो ये जो फीटस सेक है, जो भ्रूणीय कोश है, आपस में चिपक जाएगा, ठीक है। तो चिपक जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अंदर का जो भ्रूण है ना, अंदर मूवमेंट नहीं कर पाएगा, गति नहीं कर पाएगा और न ही अच्छा से इसका विकास हो पाएगा। इसीलिए एमनियोटिक द्रव का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है भ्रूण का विकास करने में, इसके मूवमेंट में यानी कि गति में, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें द्रव जो भरा रहता है तो बाहरी आघात यानी बाहर से जो भी थोड़ा बहुत चोट होता है ना, तो ये जो है एमनियोटिक द्रव ही बचाता है भ्रूण को, ठीक है। तो ये द्रव का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। और भ्रूण को जो है पोषण तो प्लेसेंटा से मिलता ही है, साथ में ये एमनियोटिक द्रव से भी मिलता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सभी लोग प्लेसेंटा के बारे में जानते हैं कि प्लेसेंटा से पोषण मिलता है, लेकिन साथ में एमनियोटिक द्रव से भी पोषण प्रदान होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और इसका कलर जो है आपस में चेंज अगर होता है तो ये अलग अलग कलर का अलग अलग मतलब होता है, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया एमनियोटिक द्रव के बारे में। तो आगे अब हम लोग इसका आंसर जानते हैं कि क्या होगा। देखिए, पीला एस्ट्रो रंग, गोल्डन, हरा पीला, गहरे भूरे रंग का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरा पीला, ठीक है। हल्का पीला लिखे या फिर हरा पीला लिखे तो आप लोग आंसर वही मारिएगा, ठीक है, वही टिक कीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन आप लोग को देखिए समझा देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परिपक्वता के बाद, ठीक है, यानी पोस्ट मैच्योरिटी, यानी परिपक्वता के बाद। परिपक्वता के बाद मतलब क्या, 42 सप्ताह के बाद जो भी अगर डिलीवरी होती है 42 सप्ताह के बाद, ऐसे नॉर्मल जो होता है अधिकतम 40 सप्ताह तक अगर हो जाए तो वो ठीक है। लेकिन अगर 42 सप्ताह के बाद अगर किसी की डिलीवरी होती है ना, तो उसका जो एमनियोटिक द्रव होगा ना, उसका हरा पीला हो जाएगा, ग्रीन येलो टाइप का। लेकिन ऐसे जब वो परिपक्व हो जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा रंग, हरा पीला। लेकिन ऐसे नॉर्मल जो एमनियोटिक द्रव होता है उसका हल्का पीला रंग होता है, हल्का पीला। लेकिन जैसे ही परिपक्वता हो जाएगी यानी पोस्ट मैच्योरिटी, यानी 42 सप्ताह के बाद अगर कोई डिलीवरी होती है तो उसका रंग हरा पीला हो जाएगा, ठीक है। कैसा रंग हो जाएगा, हरा पीला। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, परिपक्वता के बाद यानी पोस्ट मैच्योरिटी। पोस्ट मैच्योरिटी यानी परिपक्वता कब आती है, यानी पोस्ट मैच्योरिटी कब हम लोग बोलते हैं, 42 सप्ताह के बाद का हम लोग जो भी डिलीवरी होता है उसको हम लोग परिपक्वता के बाद वाला डिलीवरी बोलते हैं। तो उसी का अगर एमनियोटिक कलर कैसा होगा, हरा पीला। लेकिन ऐसे नॉर्मल जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका हल्का पीला कलर होता है। देखिए इसमें गोल्डन रंग दिया हुआ है, तो गोल्डन रंग कब होता है, गोल्डन रंग अगर एमनियोटिक फ्लूइड का रहता है तो उस कलर को देखकर आप लोग जान सकती हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है। देखिए अगर माह का जो है RH फैक्टर, देखिए RH फैक्टर दो प्रकार का होता है, RH फैक्टर प्लस और RH फैक्टर माइनस।
तो अगर RH फैक्टर माँ का जो है वो अगर प्लस है और भ्रूण का माइनस है, यानी प्लस और माइनस, या फिर भ्रूण का प्लस और माँ का माइनस यानी प्लस माइनस है, कोई भी सेम सेम नहीं होना चाहिए, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस नहीं होना चाहिए, दोनों का अलग अलग होना चाहिए, या तो माँ का प्लस या फिर भ्रूण का प्लस, यानी दोनों को मिलाकर प्लस माइनस आ रहा है RH फैक्टर, तो उसका रंग जो होता है एमनियोटिक फ्लूइड का वो गोल्डन कलर हो जाता है। कैसा कलर हो जाता है? गोल्डन कलर। इससे जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो जाता है। इसीलिए आप लोग का अगर ये दिख रहा है RH फैक्टर और एमनियोटिक फ्लूइड का रंग सुनहरा, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि वो जो भ्रूण है उसका डेथ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब ये प्लस माइनस रहता है ना, अगर माँ का प्लस और भ्रूण का माइनस, तो RBC इसमें बहुत ज़्यादा टूटने लगता है। ठीक है, RBC बहुत ज़्यादा टूटता है और फिर भ्रूण का क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है। ठीक है, भ्रूण का क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है। और यहाँ पे आप लोग ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है गहरा भूरा रंग। तो गहरा भूरा रंग अगर एमनियोटिक द्रव का रंग है तो ये किस चीज़ को इंगित करता है? ये इस चीज़ को इंगित करता है, इंट्रायूटेराइन डेथ को इंगित करता है। किसको इंगित करता है? यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोग इस चीज़ को नोट भी करते जाइए। ठीक है, इंट्रायूटेराइन डेथ, जिन लोगों को भी नहीं पता है तो आप लोग नोट कर सकती हैं। गहरे भूरे रंग अगर कलर है एमनियोटिक द्रव का, तो इसका मतलब क्या हुआ? इंट्रायूटेराइन डेथ, यानी गर्भ में ही अगर बच्चे का डेथ हो जाता है तो इंट्रायूटेराइन मतलब क्या होता है? गर्भ में ही बच्चे को डेथ हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रायूटेराइन डेथ। तो ये अगर इंट्रायूटेराइन डेथ हो गया तो उसका एमनियोटिक फ्लूइड कैसा हो जाता है? गहरा भूरा रंग का हो जाता है। चलिए एक बार इसको है हम रिवीजन कर देते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। गोल्डन कलर किस चीज़ को दर्शाता है? आप लोग सभी लोग कमेंट में बताइए और साथ में इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। गोल्डन कलर क्यों होता है? एमनियोटिक फ्लूइड का गोल्डन कलर क्यों होता है? ठीक है, चलिए सभी लोग का आंसर आ रहा है। एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, जिन लोगों को भी नहीं पता है वो आप लोग कॉपी में लिख लीजिए और जिन लोगों को पता है वो भी लिख लीजिए। ठीक है, जब माह का RH प्लस और भ्रूण का माइनस हो, देखिए गोल्डन एमनियोटिक द्रव लिख के और इसको आप लोग डैश दीजिए। ठीक है, गोल्डन एमनियोटिक द्रव लिखिए और फिर उसको डैश दीजिए और लिखिए जब माँ का RH प्लस और भ्रूण का माइनस RH माइनस लिख लीजिए, नहीं तो बाद में भूल जाइएगा आप लोग कि क्या लिखी हैं प्लस माइनस। यहाँ पे RH भी लिख लीजिए, RH माइनस हो तो इसका रंग गोल्डन रहता है। ठीक है, ये भी लिख लीजिए कि इसमें जो है भ्रूण का डेथ भी हो सकता है, इसमें भ्रूण का डेथ भी हो सकता है। और हरा पीला का भी लिख लीजिए, हरा पीला एमनियोटिक द्रव लिख के और डैश दे दीजिए और फिर लिखिए ये इसका रंग ऐसा रंग, ये लिख लीजिए इसमें ऐसा रंग परिपक्वता के बाद आती है, ऐसा रंग परिपक्वता के बाद आती है। परिपक्वता 42 सप्ताह के बाद आती है। परिपक्वता के बाद वाली यानी परिपक्वता का बाद यानी पोस्ट मैच्योरिटी, यानी कि पोस्ट मैच्योरिटी हम लोग कब बोलेंगे? 42 सप्ताह के बाद की जो प्रेगनेंसी होती है उसको हम लोग पोस्ट मैच्योरिटी में काउंट करते हैं। और फिर गहरा भूरा रंग का भी लिख लीजिए, गहरा भूरा यानी कि डार्क ब्राउन। ठीक है, डार्क ब्राउन। देखिए यह
इंट्रायूटेराइन डेथ को इंगित करता है? यह इंट्रायूटेराइन DEATH इंट्रायूटेराइन डेथ को भी इंगित करता है। इंट्रायूटेराइन डेथ को इंगित करता है। इंट्रायूटेराइन डेथ मतलब यहाँ पे लिख लीजिए वहीं पे बगल में, यानी गर्भ में ही बच्चे का मौत। गर्भ में ही बच्चे का मौत या फिर डेथ लिख लीजिए, ठीक है। गर्भ में ही बच्चे का डेथ लिख लीजिए, यानी गर्भ में ही बच्चे का डेथ। देखिए अभी इतना टाइम हो गया, हम लोग 4 क्वेश्चन पढ़े, लेकिन ये सिर्फ 4 क्वेश्चन नहीं है। इस 4 क्वेश्चन के अलावा हम लोग कितना क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, कितना क्वेश्चन रिवाइज हो चुका है, आप लोग खुद जानती हैं, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को आप लोग डिटेल में पढ़िएगा ना, तो वो ज़्यादा समय तक याद रहता है। लेकिन अगर